Hello student, today we start with the nomenclature of coordination compounds. So first compound is this Cr water 6 and COCN whole 6. इसमें ये जो कंपाउंड है इसमें कैटाइनिक और एनाइनिक दोनों पार्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है. तो इस तरह के कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो देखेंगे कैटाइनिक पार्ट कौन सा है और एनाइनिक पार्ट कौन सा है. तो जो स्टार्टिंग में लिखा है वो हमारे पास कैटाइनिक पार्ट है और जो ये नेक्स्ट वाला पार्ट है ये एनाइनिक पार्ट है. अब अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो क्रोमियम यहाँ पे हमने x ले लिया एंड वाटर के ऊपर चार्ज 0 है तो 6 इंटू 0 हो गया, प्लस कोबाल्ट के लिए मैंने y ले लिया प्लस 6 इंटू -1, होल के ऊपर चार्ज कितना है 0. यहां से अगर मैं x और y देखूं तो कितना आएगा प्लस के 6. अच्छा, अब x और y 6 के हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकती है एक पार्ट पे +1 चार्ज हो, एक पार्ट के ऊपर +5 चार्ज हो सकता है एक पार्ट के ऊपर +2 हो, एक पार्ट के ऊपर +4 हो. तो हमें कैसे पता चलेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या देखेंगे हम, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से करेंगे. क्लियर. अब हमें पता है कि क्रोमियम मोस्ट स्टेबल किस में एग्जिस्ट करेगा, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी +3. तो अगर x +3 है तो y क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली +3. ठीक. और अगर इस क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज है, वाटर न्यूट्रल है, तो यही स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज आएगा. लेकिन साइनो के केस के लिए इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज आएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, देखो कोबाल्ट का हमें पता चल गया +3 चार्ज है, साइनो के ऊपर हमें पता है 6 इंटू -1 हो गया इक्वल्स टू, हमें ये x निकालना है अब कि इक्वल्स टू चार्ज 0 है या कोई चार्ज है -1 -2 या प्लस में कुछ भी. तो देखो ये कितना आ जाएगा मेरे पास x -3. तो यहाँ पे चार्ज कितना है -3. तो ये वाला पार्ट कैटाइनिक है और ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारे पास एनाइनिक. ओके. तो अगर हम इसकी नेमिंग करें तो सबसे पहले कैटाइनिक पार्ट की करोगे, क्या लिखोगे, लाइगेंड है आपके पास वाटर और उसे बोला जाता है एक्वा, तो हेक्सा, इसका नेम क्या आ जाएगा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा. ठीक है. क्रोमियम, अब देखो कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्रोमियम को क्रोमियम ही लिखा जाएगा. क्रोमियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3. क्रोमियम. उसके बाद क्या आएगा, एनाइनिक पार्ट की नेमिंग करोगे कैसे, सेम जैसे हम पहले कर रहे हैं, पहले नाम लिगेंड का आएगा तो क्या आ जाएगा हेक्सा साइनिडो कोबाल्ट. अच्छा, कोबाल्ट को अब कोबाल्ट नहीं बोला जाएगा, क्या बोलेंगे हम, कोबाल्टेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. कोबाल्टेट 3. क्लियर. ओके. अब नेक्स्ट की नेमिंग करते हैं. तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, ये तो सिंपल है, ये है लिथियम, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये कैटाइनिक पार्ट है लिथियम, ये है एल्यूमिनियम और ये है H4. और यहाँ पे H4 क्या है, हाइड्राइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे टेट्रा. अच्छा, इसको इरेज कर रही हूं मैं, टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट. कैसे आया ये एल्यूमिनेट, लिथियम पॉजिटिव, ये वाला पार्ट क्या है नेगेटिव, तो क्या बन गया एल्यूमिनेट. और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, तो लिथियम के ऊपर चार्ज है +1, एल्यूमिनियम का हमें फाइंड आउट करना है, और हाइड्रोजन के ऊपर है, हाइड्राइड है तो -1 इक्वल्स टू 0, तो x कितना हो गया +3. ठीक. तो यहाँ पे आ जाएगा 3. क्लियर. ओके. अब आते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए. जब हम ऐसे लिख रहे हैं ना कि सैंटल मेटल आयन है और जो लाइगेंड है वो दोनों मेटल्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इन्हें बोला जाता है ब्रिजिंग लिगेंड्स. और उन्हें लिखने का एक तरीका है, इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये ब्रिजिंग है हम म्यू लगा देते हैं. अब कैसे लगाएंगे, तो देखो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा, क्या है इथेन 1,2 डायमीन. इसके खुद के नाम में 1,2 डायमीन वर्ड आ रहा है, तो हम डाई फिर से यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम इसकी जगह क्या यूज करेंगे बिस इथेन
1 2 डाई अमीन, उसके बाद क्या आएगा कोबाल्ट, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो देखो दोनों कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है, +3, ठीक है, या कुछ और चार्ज है, चलो चेक कर लेते हैं। कोबाल्ट है मेरे पास 2 प्रेजेंट है, तो इसके लिए आ जाएगा 2x, ठीक, प्लस NH के ऊपर है -1, OH के ऊपर है -1, और En तो न्यूट्रल है तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको नहीं लिख रही हूं डायरेक्टली, तो इक्वल्स टू +3 आ गया, ठीक, और NH के ऊपर हमारे पास आ जाएगा -2, देखो NH के ऊपर -2 आएगा, क्यों, NH3 न्यूट्रल है, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो NH2 हो गया 1 नेगेटिव, एक और H निकाल दिया तो NH2 नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी तो NH है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 नेगेटिव, तो 3 + 3 टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, X आ गया +3, मतलब एक कोबाल्ट के ऊपर है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर यहाँ पे NH2 होता तो हमारे पास चार्ज आता -1, ठीक है, तो X3 मतलब कोबाल्ट 3 आ गया। उसके बाद ये जो ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं इन्हें बताना है, तो सबसे पहले म्यू, अब देखो OH नेगेटिव को क्या बोला जाता है, हाइड्राइड बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोक्सीडो बोल देंगे, ठीक है, हाइड्रोक्सीडो। और क्या है हमारे पास म्यू पे, ये NH है, NH3 को बोलते हैं हम, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अमाइन, NH2 को क्या बोल देंगे, एक H कम कर दिया ना, ठीक है, तो अगर हम NH3 अमाइन है, एक H कम कर रहे हो, उसके बाद तुमने 2 H कम कर दिए, 2 H कम करने के लिए इसे बोलना था इमाइन और इसे इमाइड, तो ये बन गया इमाइडो, ठीक है, इमीडो बोल सकते हो या इमाइडो बोल सकते हो, ठीक है। फिर से क्या आएगा, बिस इथेन 1 2 डाई अमीन, ठीक, कोबाल्ट 3, क्लियर, तो पूरा नाम क्या है, बिस इथेन 1 2 डायमीन कोबाल्ट म्यू हाइड्रोक्सीडो म्यू इमाइडो बिस इथेन 1 2 डायमीन कोबाल्ट 3, क्लियर। और कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कोबाल्ट को हम क्या लिख रहे हैं, कोबाल्ट ही लिख रहे हैं, क्लियर हो गया। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करो फिर मैच करो, ठीक है, कि ये आंसर आ रहा है आप लोगों का या नहीं आ रहा है। ओके कर लिया, फिर मैच करो, कैसे लिखोगे, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, फिर क्या है आयरन, अच्छा सल्फेट नेगेटिव है तो आयरन को आयरन ही बोलेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आएगा, टेट्रा एक्वा आयरन, आयरन कितना आ गया ये अभी लिखते हैं। उसके बाद ब्रिज के लिए म्यू म्यू म्यू, अब ये क्या है हाइड्रोक्सीडो और 2 बार है तो म्यू डाई हाइड्रोक्सीडो, फिर से क्या आ जाएगा म्यू डाई हाइड्रोक्सीडो, टेट्रा टेट्रा एक्वा आयरन, फिर से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में क्या आ जाएगा सल्फेट। अच्छा सल्फेटो क्यों नहीं लिखा, ओ वर्ड सिर्फ हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लाइगेंड्स हैं उनके लिए लिखते हैं, जो बाहर जो भी प्रेजेंट है उनको एज इट इज जैसे नाम पढ़ते आए हम वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है, तो आयरन 2 प्रेजेंट है 2x प्लस OH के ऊपर चार्ज कितना हो गया, एक के ऊपर -1 2 के ऊपर -2, सल्फेट के ऊपर हो गया 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6, तो x कितना आ गया हमारे पास 3, मतलब एक आयरन के ऊपर चार्ज कितना है 3, दूसरे के ऊपर कितना है 3, क्लियर।
तो यहाँ पे हमने नॉमेनक्लेचर के जितने टाइप्स बनती थी वो सारी टाइप्स हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म की बात करें तो क्या होते हैं आइसोमर्स? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या है उसके पास? प्रॉपर्टीज हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओके। तो आइसोमेरिज्म फिनोमिनन है जिसमें हमारे पास क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जब हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन कैसी प्रॉपर्टीज होंगी? डिफरेंट प्रॉपर्टीज, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो। जो फिनोमिनन है उसे बोला जाएगा आइसोमेरिज्म। जो हम बनाते डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका सेम है लेकिन अलग अलग से स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? आइसोमर्स। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म दो टाइप की है, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमर्स। जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं सेम यहाँ पे भी जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो फर्दर 2 पार्ट की है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक, 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट आता है वो है हमारे पास आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। सेकेंड आ जाएगी हमारे पास हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। थर्ड है हमारे पास आयनाइजेशन हो गया, हाइड्रेट हो गया, कोऑर्डिनेशन। फोर्थ वन इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक, तो मेन टाइप की ये 4 टाइप्स बनती हैं इसमें, स्ट्रक्चरल, आयोनाइजेशन, स्ट्रक्चर में आयोनाइजेशन, हाइड्रेट या सॉल्वेट, कोऑर्डिनेशन और लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक, ओके। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो इसमें जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स इसमें हमें मिलेंगे। उसमें जो फर्स्ट टाइप है दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब इस आइसोमेरिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, डिफरेंस किस में आएगा? differ in ions formed। ठीक, जब आपने उनको हाइड्रोलाइज किया तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस फॉर्म होंगे, ठीक है, उसके बेसिस पे जो अलग अलग, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन आयंस अलग अलग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? आयनाइजेशन आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास CONH3 5Cl। ठीक, और हमने ले लिया यहाँ पे है मेरे पास Br, CONH3 5BrCl। अच्छा, मैं अगर इन दोनों सेट्स को कंपेयर कर रही हूँ तो पहले तो ये बताओ क्या दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हैं वो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? हाँ सेम है। एक कोबाल्ट, 5 अमोनिया, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन। एक कोबाल्ट, 5 अमोनिया, मतलब अमीन बोलेंगे यहाँ तो, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। क्लियर? अच्छा, अगर इसमें हम बात करें कि जब हमने डाला AgNO3, ठीक है, तो इस केस में बनेगा AgBr, क्योंकि ये आयनोस्फीयर के आयन से डिसोशिएट होंगे, Ag के साथ AgBr बना देगा और ये कॉम्प्लेक्स ऐसे ही रह जाएगा CONH3 5Cl पॉजिटिव AgBr। इसमें जब हमने AgNO3 डाला तो ये बनाएगा AgCl। ठीक,
और ये जो AgCl या AgBr है ये क्या है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। उनके एक और इनके जो प्रेसिपिटेट है उनका एक कलर आएगा, ठीक है। कलर से ही हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ब्रोमीन बना है या फिर क्लोरीन। जैसे ब्रोमीन के केस में पेल येलो पीपीटी बनेंगे, जबकि AgCl के केस में व्हाइट पीपीटी बनेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जिस भी तरह के पीपीटी बने उसके बेसिस पर डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि जो आयनोस्फीयर में आयन प्रेजेंट था वो ब्रोमीन है या फिर क्लोरीन है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन नंबर जो आयंस हैं वो डिफरेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक। और इनको अगर इनके बेसिस पे बोला जाए तो आयन डिफरेंट आयंस, ये तो पहली चीज है कि डिफरेंट आयन प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा जो आयंस है दैट डिफर इन बोथ द फॉर्मूलाज, द आयंस डिफर इन आयनोस्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो आयंस हैं वो डिफर किस में कर रहे हैं, जो या फिर जो लिगेंड है वो डिफर किस में कर रहा है, जो आयंस बना रहा है वो आयनोस्फीयर और जो आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें डिस्टिंग्विश हो रहा, डिफर कर रहा है। इसीलिए दोनों को क्या बोला गया, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे ये मेरे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये मेरे पास आयनोस्फीयर है, यहाँ आयनोस्फीयर में ब्रोमीन है, वहाँ आयनोस्फीयर में क्लोरीन है, ठीक। तो ये होगी हमारे पास फर्स्ट टाइप, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर। सेकेंड इज हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट, हाइड्रेट वर्ड किससे रिलेट कर रहा है, तो हाइड्रेट रिलेट कर रहा है किससे, वाटर से। तो इस केस में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन डिफर करेगा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, या हाँ एक्सचेंज वाटर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो बिटवीन द आयनोस्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक। जैसे मैं ये कॉम्प्लेक्स लिख रही हूँ CO वाटर 4 और मैंने लिख दिया एक Cl2, ठीक। और एक मैंने लिख दिया, अच्छा ये यहाँ पे चार्ज नहीं लगा रही हूँ मैं, और मैं लिख रही हूँ यहाँ पे Cl और 2 वाटर। अच्छा इसी कंपाउंड को मैं कुछ ऐसे लिख रही हूँ, वाटर 6 और यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन 3 CO वाटर 5, बाहर 2 क्लोरीन और एक वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, क्या लिखी हमने, क्या है डेफिनेशन, जो आपके पास हाइड्रेट या सॉल्वेट है वो क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद नेगेटिव आयनोस्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो लिख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ H2O मॉलिक्यूल, वैसे तो नेगेटिव चार्ज लिगेंड के साथ कर रहा है ना, एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन आयनोस्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब आयनोस्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होंगे, अलग अलग वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उसे ही बोला जाएगा हाइड्रेट या सॉल्वेंट। जैसे इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 4 है, आयनोस्फीयर में क्या कितने हो गए 2। इस केस में सारे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, आयनोस्फीयर में हो गए 0। इस केस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है 5 और आयनोस्फीयर में है 1। क्लियर। तो इस तरह के आइसोमर्स को क्या बोला जाता है, हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म डायरेक्टली रिलेट करती है अगर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास बाइडेंटेड लिगेंड आ जाता है, ठीक है, सॉरी बाइनी एम्बिडेंटेड लिगेंड आ जाता है। अब अगर
अगर आपके कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में एम्बिडेंटेट लिगेंड है तो उसके पास टेंडेंसी है क्या करने की, अपने डिफरेंट डोनर साइड को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड एक्ट करने की, उसे क्या बोला जाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। जैसे मान लो मेरे पास ये है CONH3 और मैंने ले लिया एक NC, ठीक, और इसी को मैं कुछ ऐसे लिख रही हूं CONH3 5CN, ठीक। अब दोनों केसेस में क्या है, एक केस में जो बॉन्ड बना रहा है साइनो ग्रुप, ये बाइडेंटेट है, सॉरी एम्बिडेंटेट है, तो इस केस में ये बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन की तरफ से, ठीक है, आइसोसाइनाइड, और इसमें बना रहा है कार्बन की तरफ से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस डिफर क्या कर रहे हैं, आपके पास कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड आपको दिख गया और वो क्या कर रहा है, अपनी डोनर साइड चेंज कर ले रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द डोनर साइड फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है। तो अगर डोनर साइड अलग हो गई तो इसे क्या बोला जाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर? ओके, नाउ द फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये कोऑर्डिनेशन वर्ड कहाँ से आ रहा है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या, कितने बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी यूज करते हैं। तो ये कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म है, ये आइसोमेरिज्म का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कुछ चेंज आ रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन में कुछ चेंज आ रहा है, पहले कौन से लिगेंड थे, नए डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उसमें किस तरह से लिगेंड अटैच हो रहे हैं उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें जनरली जो डबल स्क्वायर ब्रैकेट वाले हमने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं हम CONH3 4 और Cu कर देते हैं यहाँ पे निकल CN4, ठीक। अच्छा, अब इस केस में अगर मैं एक अमोनिया इधर एक्सचेंज कर दूं और एक साइनो ले आऊं, या फिर मैं पूरा ही फ्लिप कर दूं, मतलब पहले साइनो निकल के साथ कोऑर्डिनेटेड थे ना, अब मैं इसको कहां ले आऊं, अमोनिया को रिप्लेस करके इसकी जगह पे ले आऊं, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं NH3 थ्राइस CN निकल CN थ्राइस NH3, या फिर मैं पूरा ही क्या कर दूं, एक्सचेंज कर दूं, पहले कॉपर के पास अमोनिया है, साइनो ले आए हम, ठीक है। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और पर आइसोमेरिज्म के लिए हमेशा पहली कंडीशन क्या देखनी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, साइनो यहां पे लगा दिया तो यहां पे आ गया हमारे पास NH3। क्लियर? ये किसके एग्जांपल है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। तो यहां पे कंप्लीट होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। द नेक्स्ट टाइप इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक। स्टीरियो का मतलब है कि 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट अलग आएगी, ठीक है, जो 3D स्पेस में आपके पास जो लिगेंड्स हैं उनकी अरेंजमेंट जब डिफर कर जाएगी उसे बोला जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो फर्स्ट है हमारे पास वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, रिलेटिव पोजीशन जो है लिगेंड्स की वो क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। जब रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी उसे क्या बोला जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हम इसे 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स का मतलब है 3 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, एक तो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, सेकंड भी है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, और थर्ड है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ज्योमेट्रीज आती हैं, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर।
टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में जो अरेंजमेंट है, अगर ये मेटल है तो ये है इसके लिगेंड। अच्छा, ये जो स्मॉल से हम डिनोट कर रहे हैं ये यूनिडेंटेट लिगेंड है, कैपिटल से डिनोट करते हैं एक साथ तो वो बाइडेंटेट के लिए रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। ओके, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए बात, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए बात करी जाए, जब टेट्राहेड्रल हम ज्योमेट्री बना रहे हैं, तो क्या रिलेटिव पोजीशन जो है एटम की वो चेंज या लिगेंड्स की चेंज हो सकती है? तो देखो, अगर हम किसी भी डायरेक्शन में बात करें, मतलब इस बॉन्ड की बात करें या इस बॉन्ड की बात करें या इसकी बॉन्ड करें, ये सारे बॉन्ड क्या है, इक्वल पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब ये सारी पोजीशन आइडेंटिकल है। आप ये वाला ए देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये वाला देख लो, ठीक है, सारे 109 डिग्री पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब किसी भी पोजीशन को चेंज कर दो, मान लो इस ए को मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे कोई मैंने लिगेंड बी लगा दिया, तब भी क्या होगा, इस बी का नेबर ये ए, इस बी का नेबर ये ए, और इस बी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड। अब देखो ये 3D में अगर हम देखें तो ये वाले जो बॉन्ड है, ये वाले जो बॉन्ड है वो ब्लैक बोर्ड से इस तरफ को निकल रहे हैं, ठीक। ये वाला जो डार्क वाला बॉन्ड है, अच्छा ऐसे करते हैं, डार्क वाला क्योंकि हमारी तरफ को होता है तो वैसे लेके चलते हैं, ये वाला तुम्हारी तरफ को है, मींस कि इस बोर्ड से बाहर की तरफ को है, ये जो हमने डार्क सा बनाया, और जो ये डैश वाला है ये इस बोर्ड की दूसरी तरफ को जा रहा है, ठीक। और ये दोनों जो है, ये दोनों बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर आपने इस पोजीशन पे यहाँ कहीं पे बी लगा दिया तो बी के एक नेबरिंग भी ए होगा जो तुम्हारी तरफ को है, और जो इस ब्लैक बोर्ड के दूसरी तरफ को है वहां पे भी क्या रहेगा, ए, और ऊपर की तरफ को भी ए है। तो कोई डिफरेंस आया? मतलब जब हम रिलेटिव पोजीशन चेंज करने का मतलब बोल रहे हैं तो जनरली ऐसे बोलो नेबर चेंज होने चाहिए। अगर नेबर चेंज नहीं होंगे तो वो कोई भी तरह के आइसोमेरिज्म मतलब ज्योमेट्रिकल नहीं शो कर रहा है। सेम यहाँ पे नेबर चेंज नहीं हो रहे हैं क्योंकि ऑल द पोजीशंस आर सेम, सो टेट्राहेड्रल के केस में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, ठीक है, नो जीआई। क्लियर? ओके, अगर स्क्वायर प्लेनर के लिए बात करें तो स्क्वायर प्लेनर का 4 लिगेंड ही प्रेजेंट होंगे। तो मैं लिख रही हूं ये एक टाइप हो सकती है, ये एक टाइप हो सकती है, एक ये हो सकती है A2B2, और एक ये हो सकती है MABCD। अब इसका मतलब क्या है, कौन जो है स्क्वायर प्लेनर में शो करेंगे आइसोमेरिज्म और कौन शो नहीं करेंगे। तो अगर हम बात करें MA4 की, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कुछ इस तरह की है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, और यहाँ पे भी ए, ठीक। अब सारी पोजीशंस क्या है, सारे नेबर सेम ही है, ए के नेबर ए है, ए का नेबर ए है, ए के ऑपोजिट ए लगा हुआ है, कुछ चेंज नहीं आएगा, तो ये कोई भी जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, MA3B ले आए तो ये ए, ये बी और ये बी ए। अब यहाँ पे आप बी को किसी भी पोजीशन पे लगा दो, बी का एक इमीडिएटली नेबर है ए, दूसरी साइड भी है ए, और ऑपोजिट साइड भी क्या है ए। अब किसी भी पोजीशन पे से चेंज कर दो सेम ही रहेगा, दो नेबर ए एक तरफ को, बिल्कुल ऑपोजिट पे भी क्या मिलेगा ए, तो ये भी जीआई शो नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट आता है MA2B2। तो अगर मैं ए इधर लगा रही हूं और दूसरा ए इधर लगा रही हूं और बी इधर लगा रही हूं और बी इधर लगा रही हूं, एक अरेंजमेंट ये है कि ए के नेबरिंग ए है और ए के ऑपोजिट बी है और ए के दूसरी तरफ भी क्या है, बी है, ठीक। ओके, अगर मैं दूसरी फॉर्म बना दूं कि ए के ऑपोजिट ए नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं ए कैसे बना के देख लेती हूं, ये ए और बी के ऑपोजिट क्या नेबर्स चेंज हुए? हाँ हुए। कैसे? ए का नेबर पहले सामने की तरफ को ए था, ठीक है, मतलब बिल्कुल सामने की तरफ को। अच्छा, ये इक्विवेलेंट है, ये इस तरफ भी हो सकता है, ये भी इक्विवेलेंट है, जरूरी नहीं ए इसी तरफ को होगा तभी मैं बोलूंगी सेम है। ये ए इधर भी होता तभी मैं सेम ही बोलती, सेम ही डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस चेंज कहाँ हो रहा है? जहां ए से बी की तरफ को जा रहे हैं, यहाँ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो रिलेटिव पोजीशन यहाँ चेंज हुई। तो ये ए के इस तरफ बी आ गया जो पहले ऑपोजिट था। मान लो ये पहले वाई है और ये एक्स है, तो अब ए और बी के बीच में क्या हो गया, एक्स, और ए और ए के बीच में क्या हो गया, वाई। डिस्टेंस चेंज कर गया ना, तो ये क्या बन गया हमारे पास स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या बना रहा है, सिस और ट्रांस। इस फॉर्म को बोलते हैं सिस, ए सामने की तरफ को, ठीक।
जब ए के ऑपोजिट टू ए चला गया तो इसे क्या बोला जाएगा, ट्रांस। तो हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्म्स बनेंगी, सिस एंड ट्रांस, और ये हम मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, अगर मैं MABCD के लिए बनाऊं, अब ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। अब देखो लिगेंड्स अलग हो गए तो हमें पता पोजीशन तो चेंज करेगी, नेबर्स तो चेंज होंगे, बट कितने बनेंगे। तो मैं A को फिक्स कर लेती हूँ। मैंने एक बार A के ट्रांस लगाया, A ट्रांस C, फिर मैंने क्या किया, A को यही रहने दिया। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को चेंज कर दूं, मतलब D को इधर ले आऊं, B को इधर ले आऊं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, सेम ही तो डिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, इसको चाहे ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। बट अगर मैं C को यहाँ पे ले जाऊं और B को ट्रांस कर दूं, ठीक है, और ये आ गया D हमारे पास, तो अब A ट्रांस किसके आ गया, B। अब मैं C को यहाँ लगा दूं, कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, सेम ही तो डिस्टेंस आएगा, ठीक। और क्या कर सकती हूं, तो मैं अच्छा एक और चीज बोल सकती हूँ, अगर मुझे विद रिस्पेक्ट टू सी, क्योंकि मैं दो लिगेंड्स को फिक्स भी तो कर सकती हूँ, क्योंकि सबको चेंज करते रहेंगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो मैं ए और सी को फिक्स कर रही हूँ कि ए और सी पहले ट्रांस थे, अब ए और सी क्या हो गए, सिस हो गए, तो ए सिस टू सी, ठीक है। अगर ए और सी को ही फिक्स करना है तो मैं, ये सिस फॉर्म बन गई, ये ए और सी की ट्रांस फॉर्म थी, और क्या बन सकता है, तो देखो बी ट्रांस है, डी भी तो ट्रांस हो सकता है, तो डी को ट्रांस कर दो, सी यहां पे रहने दो, डी बी यहां पे आ गया। अब देखो ए और सी तो अभी भी सिस फॉर्म में है, लेकिन डी जो पहले ए के साथ सिस फॉर्म में था, अब कहां पे पहुंच गया, ट्रांस। तो ये क्या है, ए सिस टू सी, अभी भी बस पोजीशन चेंज होगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक है ट्रांसफॉर्म और दो है सिस फॉर्म। किन्हीं भी दो लिगेंड्स को पकड़ के कर सकते हो, जरूरी नहीं ए और सी करना है, चाहे तुम ए और बी को देख लो, तो ए और बी यहाँ पे सिस, यहाँ पे ए और बी ट्रांस, और यहाँ पे ए और बी सिस, किसी को भी पकड़ के करोगे 3 से ज्यादा फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर के लिए। ये अभी हमने किया किसके लिए, मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए। नेक्स्ट करेंगे बाइडेंटेट के लिए। तो देखो बाइडेंटेट के केस में अगर तो कोई ऐसा लिगेंड है जो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब है, मैं ये लिख रही हूं MAA2, मतलब दोनों जहां से मेटल के साथ बॉन्ड बन रहा है तो वो दोनों सेम लिगेंड है, और इस तरफ भी मैंने ये ले लिया, तो बताओ क्या हम इसका सिस और ट्रांस बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो जो हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिकल होगा उसमें भी सिस ट्रांस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं ऐसी फॉर्म ले लूं कि एक डोनर साइट अगर ए है तो दूसरा डोनर साइट बी हो जाए, तब भी तो हो सकता है। तो हमने ले लिया AB2, तो ये अगर मेटल है और पहले मैंने ए और ये बी के बीच में बाइडेंटेट लिगेंड है और ये बी और ए बना दिया है, तो दोनों ए बी, बट यहाँ पे ए और ए क्या आ रहे हैं आपस में, ऑपोजिट, तो ये कौन सी फॉर्म होगी। और अगर मैं दोनों को सेम साइड कर दूं तो जैसे ए बी और सेम ए और बी, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, सिस फॉर्म बन गई। क्लियर। तो स्क्वायर प्लेनर के लिए ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट है जो थर्ड टाइप थी वो थी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक। तो कौन कौन सी फॉर्म के लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, नेक्स्ट वो करेंगे। क्लियर।